नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आनंद क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अधिगम के पिछले वीडियो में हमने अधिगम सोपानिक प्रक्रिया के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं अधिगम के प्रकार, पक्ष या फिर अधिगम का क्षेत्र। ठीक है, तो अधिगम के जो प्रकार है, पक्ष है और जो अधिगम का क्षेत्र है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का माना जाता है। कितने प्रकार का माना जाता है? 3 प्रकार का माना जाता है, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक अधिगम। पहला है ज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग। दूसरा है भावात्मक अधिगम। दूसरा है भावात्मक अधिगम, जिसे अफेक्टिव लर्निंग कहते हैं। अफेक्टिव लर्निंग। और तीसरा है क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम यानी कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग। ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम। अधिगम के मुख्य रूप से कितने प्रकार? 3 प्रकार, 3 पक्ष या फिर 3 क्षेत्र माने जाते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं जैसे कि ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं ज्ञानात्मक अधिगम कि ज्ञानात्मक अधिगम किसे कहते हैं। कि बालक जब अधिगम प्रक्रिया के अनुसार अधिगम करता है तो वो अपने जीवन काल में वो ज्ञान की प्राप्ति कैसे करता है। तो इस ज्ञानात्मक अधिगम का जो संबंध है, ज्ञानात्मक अधिगम का जो संबंध है, इस ज्ञानात्मक अधिगम का संबंध बालक के बौद्धिक विकास। कौन से विकास? बालक के बौद्धिक विकास तथा बालक किस आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है। तो ज्ञान प्राप्त करने की समस्त क्रियाओं पर, ज्ञान प्राप्त करने की समस्त क्रियाओं पर प्रयुक्त होता है। समस्त क्रियाओं पर क्या होता है? प्रयुक्त होता है। कि ज्ञानात्मक जो अधिगम है, इस ज्ञानात्मक अधिगम का जो संबंध है वो बालक के बौद्धिक विकास से है। कौन से विकास से? ये बालक के बौद्धिक विकास से। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस बालक की बुद्धि लब्धि, जिस बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है यानी IQ होती है, जिस बालक की IQ अधिक होती है, बुद्धि लब्धि अधिक होती है, बुद्धि लब्धि अधिक होती है, वो बालक उतना ही अधिक ज्ञान की प्राप्ति करता है। कि ज्ञानात्मक जो अधिगम है इसका संबंध बालक के बौद्धिक विकास से। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है, अर्थात जिस बालक की जो IQ होती है, जिस बालक की ये बुद्धि लब्धि अधिक होती है, वो बालक क्या करता है? अधिक ज्ञान की प्राप्ति करता है। और जिस बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है वह बालक कम ज्ञान की प्राप्ति करता है। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने की समस्त क्रियाओं पर यह ज्ञानात्मक अधिगम है, यह प्रयुक्त होता है। कि जैसे बालक, कोई भी बालक के सामने विषय वस्तु रखी जाती है तो बालक उस विषय वस्तु को या तो देखकर या फिर सुनकर, देखकर, सुनकर, चख कर या फिर स्पर्श करके उस विषय वस्तु के बारे में ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो इस ज्ञानात्मक अधिगम का संबंध बालक के बौद्धिक विकास तथा साथ में ज्ञान प्राप्त करने की समस्त क्रियाओं पर प्रयुक्त होता है। ये जो ज्ञानात्मक अधिगम है, ये ज्ञानात्मक अधिगम भी मुख्य रूप से इसके भी 3 भाग माने जाते हैं। कितने भाग? 3 भाग माने जाते हैं, जिसमें पहला है प्रत्यक्षात्मक सीखना। पहला है प्रत्यक्षात्मक सीखना, जिसे परसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं।
प्रत्यक्षात्मक सीखना, दूसरा संप्रत्यात्मक सीखना, संप्रत्यात्मक सीखना, कंसेप्चुअल लर्निंग, कंसेप्चुअल लर्निंग, और तीसरा है साचर्यात्मक सीखना, साचर्यात्मक सीखना। लर्निंग विथ एसोसिएशन, लर्निंग विथ एसोसिएशन कि जो ज्ञानात्मक अधिगम है, इस ज्ञानात्मक अधिगम के भी मुख्य रूप से 3 उपभाग माने जाते हैं, यानी ज्ञानात्मक अधिगम भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है प्रत्यक्षात्मक सीखना, परसेप्चुअल लर्निंग, दूसरा है संप्रत्यात्मक सीखना यानी कंसेप्चुअल लर्निंग, और तीसरा है साचार्यात्मक सीखना, लर्निंग विथ एसोसिएशन। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं प्रत्यक्षात्मक सीखना कि प्रत्यक्षात्मक सीखने के अंतर्गत बालक किस आधार पर सीखता है। प्रत्यक्षात्मक सीखने के लिए जब बालक के सामने कोई मूर्त विषय वस्तु, जब बालक के सामने कोई मूर्त यानी प्रत्यक्ष, जब बालक के सामने कोई मूर्त विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है, बालक के सामने कोई प्रत्यक्ष विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है, तब बालक क्या करता, उस विषय वस्तु को देखकर, उस विषय वस्तु को देखकर, उसके बारे में सुनकर या फिर स्पर्श करके या फिर चख कर, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति करता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है मूर्त, अर्थात उस बालक के सामने कोई भी विषय वस्तु रख दी जाती है, क्या कर दी जाती है, कोई भी विषय वस्तु रख दी जाती है, बालक क्या करता है, उस विषय वस्तु को देखता है, यानी देखकर, सुनकर, स्पर्श करके या फिर चख कर ज्ञान की प्राप्ति करता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। प्रत्यक्षात्मक सीखने के लिए जिन अवस्थाओं का प्रयोग किया जाता है, जब बालक किसी मूर्त विषय वस्तु अर्थात प्रत्यक्ष विषय वस्तु को सीखता है, तब निम्न प्रकार की अवस्थाएं होती है, वो बालक के सामने प्रस्तुत होनी आवश्यक होती है कि प्रत्यक्षात्मक सीखने के लिए सबसे पहले, प्रत्यक्षात्मक सीखने के लिए सबसे पहले उद्दीपक का उपस्थित होना, उद्दीपक का उपस्थित होना, यानी जब बालक किसी भी विषय वस्तु का मूर्त ज्ञान प्राप्त करता है, तब वो उद्दीपक या फिर जो विषय वस्तु है वो कहाँ पर होनी चाहिए, वो उस बालक के सामने होनी चाहिए कि उद्दीपक का उपस्थित होना। उद्दीपक द्वारा, किसके द्वारा, उद्दीपक द्वारा ज्ञानेंद्रियों को, उद्दीपक द्वारा ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करना, उद्दीपक द्वारा ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करना। तीसरा है ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा उद्दीपक को, ज्ञानेंद्रियों द्वारा उद्दीपक को मस्तिष्क तक, उद्दीपक को मस्तिष्क तक पहुंचाना। चौथा है मस्तिष्क में, मस्तिष्क में उद्दीपक के प्रति, मस्तिष्क में उद्दीपक के प्रति संवेदना उत्पन्न होना, संवेदना उत्पन्न होना। और पांचवी जो अवस्था है वो संवेदना का, संवेदना का अर्थ से जुड़ना, संवेदना का अर्थ से जुड़ना एवं प्रत्यक्षीकरण करना, प्रत्यक्षीकरण करना। ठीक है, एक बार फिर से बात करते हैं कि अधिगम के मुख्य रूप से 3 प्रकार, पक्ष या 3 क्षेत्र माने जाते हैं, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग, दूसरा है भावात्मक अधिगम
अफेक्टिव लर्निंग, और तीसरा है क्रियात्मक अधिगम यानी कॉग्निटिव लर्निंग। ज्ञानात्मक जो अधिगम होता है, इस ज्ञानात्मक अधिगम का संबंध है ये बालक के बौद्धिक विकास से होता है, अर्थात बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है उससे होता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस बालक की बुद्धि लब्धि अधिक होती है वो अधिक ज्ञान की प्राप्ति करता है, और जिस बालक की बुद्धि लब्धि एकदम से कम होती है वो कम ज्ञान की प्राप्ति करता है। साथ ही ज्ञान प्राप्त करने की समस्त क्रियाओं पर ज्ञानात्मक अधिगम है वो प्रयुक्त होता है। कि कुछ बालक ऐसे होते हैं कि जब कोई बालक छोटा होता है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था की बात करें तो शैशवावस्था और बाल्यावस्था में यदि बालक ज्ञान की प्राप्ति करता है तो वो किसी भी विषय वस्तु को क्या करता है, देखता है, देखकर, सुनकर, स्पर्श करके या फिर चख कर ज्ञान की प्राप्ति करता है। लेकिन जब बालक थोड़ा सा और बड़ा होता है तब वो क्या करता है, ये प्रारंभिक अनुभव वगैरह प्राप्त कर लेते हैं, तब वो कल्पना करने लग जाता है, सोचने समझने लग जाता है, तर्क वितर्क करने लग जाता है और फिर अपनी समस्या का स्वयं ही समाधान करने लग जाता है। तो वो इनमें से किसी भी आधार पर ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। तो ज्ञानात्मक जो अधिगम का संबंध है ये बालक की बुद्धि लब्धि और ज्ञान प्राप्त करने की समस्त क्रियाएं कि बालक किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति करता है ये सब पर प्रयुक्त होता है। ज्ञानात्मक अधिगम के 3 उपभाग मानेंगे, जिसमें एक है प्रत्यक्षात्मक सीखना, परसेप्चुअल लर्निंग। ठीक है, प्रत्यक्षात्मक सीखने के लिए विषय वस्तु का बालक के सामने होना परम आवश्यक है। कि इस प्रत्यक्षात्मक सीखने के अंतर्गत बालक क्या करता है, बालक के सामने सर्वप्रथम कोई भी विषय वस्तु रख दी जाती है, प्रत्यक्ष कोई विषय वस्तु रखी जाती है, तब बालक क्या करता है, विषय वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके या फिर चख करके क्या करता है, उस विषय वस्तु के बारे में ज्ञान की प्राप्ति करता है। जब बालक किसी मूर्त विषय वस्तु का सीखता है अर्थात उसका प्रत्यक्षीकरण करता है, तब बालक को निम्नलिखित अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। अर्थात प्रत्यक्ष सीखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है कि प्रत्यक्षात्मक सीखने के लिए सबसे पहले उद्दीपक बालक के सामने उपस्थित होना चाहिए। उद्दीपक बालक के सामने उपस्थित होना चाहिए कि बालक के सामने जब विषय वस्तु नहीं है तब बालक उस विषय वस्तु का अध्ययन नहीं कर पाता है। तो उद्दीपक का बालक के सामने उपस्थित होना, जैसे कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था, और अल्बर्ट बांडुरा ने अपने प्रयोग में अपना जो प्रयोग किया था वो प्रयोग जीवित जोकर एवं गुड़िया पर किया था। किस पर किया था, जीवित जोकर एवं गुड़िया पर किया था। जीवित जोकर एवं गुड़िया, ये जो गुड़िया थी ये इलेक्ट्रॉनिक गुड़िया थी, और अल्बर्ट बांडुरा ने क्या किया, बच्चों को सिखाने के लिए, छोटे बालकों को सिखाने के लिए जीवित जोकर और उस गुड़िया को बालकों के सामने कक्ष में प्रस्तुत किया। ये कक्ष के अंतर्गत सामने एक कोई टेबल वगैरह रख दी गई या फिर कोई अन्य विषय वस्तु रखी और उस अन्य विषय वस्तु पर इस जीवित जोकर और गुड़िया को रख दिया। ये गुड़िया इलेक्ट्रॉनिक थी और इलेक्ट्रॉनिक गुड़िया होने के कारण जोकर ने क्या किया, इस गुड़िया को लात मारी। एक तरफ से लात मारता है, लात मारने के बाद में ये गुड़िया गिरती है, लेकिन गुड़िया ये जो गुड़िया है वो गिरती है और गिरने के तुरंत बाद में वापस क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है। ये जीवित जोकर इस गुड़िया को दूसरी तरफ से लात मारता है और दूसरी तरफ से लात मारने के बाद में भी ये गिरती है और गिरने के बाद में क्या हो जाती है, वापस खड़ी हो जाती है। इसका मतलब बालकों को सिखाने के लिए अल्बर्ट बांडुरा ने क्या किया, उद्दीपक बालकों के सामने उपस्थित किया। तो प्रत्यक्षात्मक सीखने के लिए उद्दीपक का उपस्थित होना, उद्दीपक बालकों के सामने होना परम आवश्यक है। और बालक सर्वाधिक कब सीखेंगे, जब यह उद्दीपक या तो एकदम से रोचक होगा या फिर मनोरंजक होगा। रोचक या मनोरंजक, यानी बच्चों का उस विषय वस्तु से क्या होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए और वह विषय वस्तु रोचक होनी चाहिए एवं आकर्षित होनी चाहिए। यदि विषय वस्तु रोचक और आकर्षित अधिक होगी तो बालक अधिक से अधिक क्या करेंगे, अधिगम की प्राप्ति करेंगे। तो प्रत्यक्षात्मक सीखने के लिए उद्दीपक का उपस्थित होना, उद्दीपक द्वारा ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करना। जैसे हमारे जो ज्ञानेंद्रिय नाक, कान, आंखें, त्वचा और जीव यानी जीव्या, ये जो ज्ञानेंद्रियां होती है ये उद्दीपक द्वारा ज्ञानेंद्रियों को क्या करना, प्रभावित करना। कि जब अल्बर्ट बांडुरा ने इस गुड़िया को और जीवित जोकर को बालकों के सामने प्रस्तुत किया,
प्रस्तुत करने के बाद में जीवित जोकर ने जब इस गुड़िया को लात मारी तो लात मारने के तुरंत बाद में गुड़िया क्या करती है, गिरती है, और गिरने के बाद में अपने आप खड़ी हो जाती है। इसका मतलब ये जो उद्दीपक था कैसा था, एकदम से रोचक था। इस उद्दीपक ने क्या किया, बालक के ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित किया। प्रभावित इस आधार पर किया कि जो सामान्य गुड़िया होती है वो गिराने के बाद में गिरी रहती है, वो वापस खड़ी नहीं होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक गुड़िया थी, गिरने के बाद में तुरंत खड़ी हुई। तो इस उद्दीपक ने क्या किया, बालकों की जो ज्ञानेंद्रियां थी उन ज्ञानेंद्रियों को एकदम से प्रभावित किया कि इस प्रकार की विषय वस्तु तो हमने पहली बार देखी है, जिसको लात मारी जाती है और लात मारने के बाद में ये गुड़िया वापस खड़ी हो जाती है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा उद्दीपक को मस्तिष्क तक पहुंचाना, ज्ञानेंद्रियों द्वारा उद्दीपक को मस्तिष्क तक पहुंचाना। किस गुड़िया के बारे बालकों ने जो देखा और देखने के साथ में सुना, किस गुड़िया पर प्रयोग के अलावा अल्बर्ट बांडुरा ने क्या किया कि अपने एक कक्षा कक्ष बनाया और कक्षा कक्ष के अंतर्गत 3 प्रकार के जो विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों को 3 भागों में विभाजित कर दिया। प्रतिभाशाली बालकों को एक तरफ कर दिया, सामान्य बुद्धि बालकों को एक तरफ कर दिया, और ऐसे बालक जो एकदम से मंदबुद्धि थे उन बालकों को अलग कर दिया। और अलग करने के बाद में जीवित जोकर और गुड़िया पर जो प्रयोग किए थे उस प्रयोग के जितने प्रकार के जो दृश्य थे वो दृश्य भी बालकों को दिखाए गए, और दिखाने के बाद में जो प्रतिक्रिया हुई उस प्रतिक्रिया के बारे में भी बालकों को बताया गया। तो बालकों ने, कुछ बालकों ने प्रत्येक दृश्यों को देखा, देखकर ज्ञान की प्राप्ति की, और कुछ बालकों ने क्या किया, उस विषय वस्तु के बारे में सुनकर ज्ञान की प्राप्ति की। अर्थात ज्ञानेंद्रियों द्वारा उद्दीपक को मस्तिष्क तक पहुंचा दिया कि ज्ञानेंद्रियों ने इस विषय वस्तु को बालकों के आंतरिक मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर भी विकसित कर दी कि जब इस गुड़िया को लात मारी जाती है और लात मारने के तुरंत बाद में क्या हो जाती है, ये गुड़िया वापस से खड़ी हो जाती है। मस्तिष्क में उद्दीपक के प्रति संवेदना उत्पन्न होना, मस्तिष्क में उद्दीपक के प्रति संवेदना उत्पन्न होना। सबसे पहले हमें संवेदना का अर्थ समझते हैं। संवेदना आत्म संपर्क की जो अवधारणा थी वो विलियम जेम्स के द्वारा प्रस्तुत की गई। विलियम जेम्स ने अपने एक पुस्तक का प्रकाशन किया था जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उस पुस्तक के अंतर्गत विलियम जेम्स ने आत्म संपर्क की अवधारणा को प्रस्तुत किया, और आत्म संपर्क की अवधारणा का जो पहला चरण है वो संवेदना माना जाता है कि जब कोई भी बालक, छोटा सा बालक होता है, वो छोटा बालक किसी तेज आवाज को सुनता है, क्या करता है, किसी तेज आवाज को सुनता है, या फिर वो किसी तेज आवाज को सुनता है, सुनने के बाद में रोने लग जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। इस प्रारंभिक अनुभव को क्या कहते हैं, संवेदना कहते हैं। कि जब बालक किसी तेज आवाज को सुनता है, बालक है सोया हुआ है और सोए हुए बालक के पास में उसकी माँ कोई बर्तन वगैरह लेके जाती है और उनमें से कोई एक बर्तन गिर जाता है, और गिरने के बाद में तेज आवाज करता है। तेज आवाज करता है तो बालक क्या करता है, उस विषय वस्तु के गिरने के डर से वो रोने लग जाता है कि ये तेज आवाज किसकी थी। तो इस प्रारंभिक अनुभव को क्या कहते हैं, संवेदना कहते हैं। और इस संवेदना का पूर्व ज्ञान से कोई भी संबंध नहीं होता है, पूर्व ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है। तो मस्तिष्क में उद्दीपक के प्रति संवेदना उत्पन्न होना कि जिस प्रकार की विषय वस्तु को देखा और सुना, अब बालकों के मस्तिष्क में संवेदना उत्पन्न हो गई कि इस गुड़िया के साथ में ये जो जीवित जोकर है, ये जीवित जोकर नहीं होना चाहिए, गुड़िया के साथ में जीवित जोकर नहीं होना चाहिए। जहाँ पर जोकर इस गुड़िया को लात मार रहा है, बालक भी क्या करे, उस गुड़िया को लात मारे, उस गुड़िया के साथ में खेले। तो ज्ञानेंद्रियों ने क्या किया, मस्तिष्क में उद्दीपक के प्रति संवेदना उत्पन्न हुई, और संवेदना उत्पन्न होने के बाद में ये जो गुड़िया थी, इस गुड़िया को इंटरवल में खेल के मैदान में रखा गया। कहाँ पर रखा गया, खेल के मैदान में रखा गया। खेल के मैदान में रखने के बाद में अब वहां पर जो जोकर था, वो जोकर उस गुड़िया के साथ में नहीं था, खेल के मैदान में सारे के सारे बच्चे ही थे। उन बालकों ने जो देखा, संवेदना का अर्थ जोड़ा कि इस गुड़िया को लात मारने के बाद में गिरती है और गिरने के बाद में खड़ी हो जाती है। इस आधार पर इस गुड़िया का प्रत्यक्षीकरण किया, और प्रत्यक्षीकरण करने के बाद में जब इस गुड़िया को खेल के मैदान में रखा गया, तो खेल के मैदान में रखने के बाद में एक बालक इधर से आता है, उस गुड़िया को लात मारता है, लात मारने के तुरंत बाद में ये गुड़िया वापस खड़ी हो जाती है। इस आधार पर ये प्रतिक्रिया चलती रही, और थोड़ी देर बाद में देखा गया था कि इस गुड़िया ने, बालकों ने, जो छोटे बालकों ने प्रत्यक्षीकरण करके सीखा था कि लात मारने के बाद में ये जो गुड़िया गिरती है और वापस खड़ी हो जाती है। अनेक बालकों ने मिलकर इस गुड़िया की हालत
हालात ऐसी कर दी कि इस गुड़िया ने एक कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की गई थी और प्रस्तुत करने के बाद में बालकों ने देखकर और सुनकर क्या किया, उस विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लिया और उस ज्ञान का अपने दैनिक जीवन में उपयोग किया। तो प्रत्यक्षात्मक सीखने के अंतर्गत विषय वस्तु का सामने प्रत्यक्ष होना आवश्यक है, जिसका बालक देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, चख कर ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। ज्ञान प्रत्यक्षात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्दीपक उपस्थित होना चाहिए। उद्दीपक द्वारा जब उपस्थित होगा तो उद्दीपक कैसा होना चाहिए, रोचक, आकर्षक एवं मनोरंजक होना चाहिए। ये उद्दीपक क्या करेगा, ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करेगा और ज्ञानेंद्र द्वारा उद्दीपक को मस्तिष्क तक पहुंचाना, मस्तिष्क में उद्दीपक के प्रति संवेदना उत्पन्न होना और संवेदना जब उत्पन्न हुई तो संवेदना का अर्थ जुड़ना और एवं प्रत्यक्षीकरण करना कि संवेदना का आपस में उस विषय वस्तु के साथ में क्या जुड़ गया, अर्थ जुड़ गया। और अर्थ जुड़ने के बाद में बालकों ने जो प्रत्यक्षीकरण किया था, देखा था और सुना था, वैसी की वैसी प्रतिक्रिया खेल मैदान में इस गुड़िया के साथ में किसने की, बालकों ने की और फिर उसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग किया। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो ज्ञानात्मक अधिगम है, ये जो प्रत्यक्षात्मक जो सीखना है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था में, किसमें, ये एकदम से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में, शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में बालक प्रत्यक्षात्मक ही सीखते हैं कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक किसी भी विषय वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो उनके सामने विषय वस्तु उपस्थित होनी चाहिए, क्योंकि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालकों में सोचने समझने की शक्ति है वो बिल्कुल भी विकसित नहीं होती है। केवल और केवल बालकों में मूर्त बुद्धि का विकास होता है। किसका, मूर्त बुद्धि का विकास होता है कि सामने कोई विषय वस्तु होती है उसका तो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लेकिन सामने विषय वस्तु नहीं होती है तो वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते। तो इस आधार पर बालक क्या करते हैं, प्रत्यक्षात्मक अधिगम करते हैं। ठीक है, दूसरा है संप्रत्यात्मक सीखना। संप्रत्यात्मक सीखना, सबसे पहले हमें संप्रत्यय के बारे में जान लेते हैं कि संप्रत्यय क्या होता है। संप्रत्यात्मक सीखना, संप्रत्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, समझना, जानना, समझना एवं पहचानना। ठीक है, संप्रत्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, समझना और पहचानना। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि बालक जब प्रारंभिक अनुभव, कौन सा अनुभव, प्रारंभिक अनुभव, प्रारंभिक अनुभव एवं सामान्य ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। यानी प्रारंभिक अनुभव में बालकों ने कैसे ज्ञान की प्राप्ति की, सुनकर, देखकर, चखकर, स्पर्श करके, यानी प्रत्यक्षात्मक सीखना। जब बालक प्रारंभिक अनुभव में सामान्य ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तब किसी भी विषय वस्तु के प्रति कल्पना करके, किसी भी विषय वस्तु के प्रति कल्पना करके, चिंतन मनन करके, चिंतन मनन, तर्क वितर्क, चिंतन मनन, तर्क वितर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण, व्याख्या, अंतर, समानता। ठीक है, विवेचना आदि के आधार पर यदि ज्ञान की प्राप्ति करता है, उस विषय वस्तु को जानने लग जाता है, उस विषय वस्तु को समझने लग जाता है या फिर पहचानने लग जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, संप्रत्यात्मक सीखना कहते हैं। कि संप्रत्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, समझना और पहचानना। जब बालक प्रत्यक्षात्मक सीख लेते हैं यानी प्रारंभिक अनुभव और सामान्य ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, सामान्य ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के बाद में बालक के सामने कोई विषय वस्तु रखी जाती है, बालक उस विषय वस्तु के बारे में क्या करता है, कल्पना करता है, चिंतन मनन करता है, तर्क वितर्क करता है, संश्लेषण करता है, विश्लेषण करता है, उस विषय वस्तु की व्याख्या करता है, दो विषय वस्तु के बीच में अंतर या समानता होती है उसको स्पष्ट करता है,
या फिर उस विषय वस्तु की विवेचना करता है और विवेचना करने के बाद में उस विषय वस्तु को क्या करता है, वो जानने लग जाता है, समझने लग जाता है और पहचानने लग जाता है। कि ज्ञान प्राप्ति में सबसे पहले प्रत्यक्षात्मक सीखा था और प्रत्यक्षात्मक सीखने के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण योगदान था वो किसका था, संवेदना का था। संवेदना के बाद में किसका निर्माण होता है, संप्रत्यय का निर्माण होता है। कि जब बालक थोड़ा सा और बड़ा होता है, जब बालक थोड़ा सा और बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद में वो किसी पक्षियों के झुंड के पास में जाता है। कहाँ पर जाता है, किसी भी पक्षियों के झुंड के पास में जाता है और पक्षियों के झुंड के पास में जाकर वो ताली बजाने लग जाता है। क्या करता है, पक्षियों के झुंड के पास में जाता है और वहां पर जाकर वो ताली बजाने लग जाता है। जब ताली बजाता है तो सारे के सारे पक्षी एक ही साथ उड़ जाते हैं। जब सारे पक्षी उड़ जाते हैं तब बालक ये जानने लग जाता है, समझने लग जाता है और पहचानने लग जाता है कि पक्षी मनुष्य की बातें चलते भी हैं और चलने के साथ में ये उड़ते भी हैं। तो इस अनुभव को क्या कहते हैं, संप्रत्यय के नाम से जाना जाता है। तो तब बालक प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर लेते हैं या प्रत्यक्ष अनुभव और प्रारंभिक अनुभव या फिर सामान्य ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। उसके बाद में विषय वस्तु के बारे में कल्पना करके, चिंतन मनन करके, तर्क वितर्क करके, विवेचना, विश्लेषण, समानता, संश्लेषण, व्याख्या और अंतर करके किसी भी विषय वस्तु के बारे में ज्ञान की प्राप्ति करता है, उसको जानने लग जाता है, समझने लग जाता है और पहचानने लग जाता है। इस आधार पर सीखता है, उसे संप्रत्यात्मक सीखना कहते हैं। संप्रत्यात्मक सीखने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं से बालक को गुजरना पड़ता है। कि संप्रत्यात्मक सीखने के लिए सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यात्मक सीखने के लिए विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, बालक के सामने होनी चाहिए। कि हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत, इस प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत सर्वप्रथम बालक के सामने, सर्वप्रथम बालक के सामने अनेक विषय वस्तु एक साथ उपस्थित कर दी जाती है। अनेक विषय वस्तु एक साथ उपस्थित कर दी जाती है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि बालक के सामने एक पेन रख दिया, इसके अलावा एक मार्कर रख दिया, इसके साथ ही एक जो इरेजर रबड़ होता है वो रख दिया, साथ ही में एक कुत्ते का खिलौना रख दिया। ठीक है, एक पेन रख दिया, एक मार्कर रख दिया, साथ ही में एक इरेजर यानी रबड़ रख दिया और ये एक किसी कुत्ते का खिलौना रख दिया, कुत्ते का खिलौना। यानी सबसे पहले बालक के सामने, सर्वप्रथम बालक क्या करता है, उस बालक के सामने अनेक विषय वस्तु एक साथ रख दी जाती है। तो संप्रत्यय के निर्माण करने के लिए सबसे पहले उन विषय वस्तु का क्या करना चाहिए, प्रत्यक्षीकरण करना चाहिए। सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण के बाद में जब विभिन्न विषय वस्तु एक साथ बालक के सामने प्रस्तुत की जाती है तो इन विषय वस्तु के गुणों का विश्लेषण करना, अनेक विषय वस्तु के गुणों का क्या करना, विश्लेषण करना। विश्लेषण करने के बाद में गुणों की आपस में तुलना करना, गुणों की आपस में तुलना करना और तुलना करने के पश्चात गुणों के आधार पर, किसके आधार पर, गुणों के आधार पर संप्रत्यय निर्माण करना, गुणों के आधार पर संप्रत्यय निर्माण करना। कि संप्रत्यय निर्माण के लिए सबसे पहले विषय वस्तु का क्या करना चाहिए, प्रत्यक्षीकरण करना चाहिए। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि सर्वप्रथम बालक के सामने अनेक विषय वस्तु को एक साथ उपस्थित किया जाता है। जैसे एक पेन बालक के सामने रख दिया जाता है, एक मार्कर बालक के सामने रख दिया जाता है, एक इरेजर बालक के सामने रख दिया जाता है और एक कुत्ते का खिलौना भी बालक के सामने रखा जाता है। अनेक प्रकार के जो विषय वस्तु होती है वो बालक के सामने रख दी जाती है। बालक इन सारी विषय वस्तु के गुणों का सबसे पहले विश्लेषण करता है। सबसे पहले वो देखता है कि ये पेन है, ये मार्कर है, ये इरेजर है और ये कुत्ते का खिलौना है।
इन गुणों का क्या करता है, विश्लेषण करता है कि ये पेन किस काम में आता है, मार्कर किस काम में आता है, इरेजर किस काम में आता है, और कुत्ते का जो खिलौना है वो किस काम में आता है। तो गुणों की आपस में वो तुलना करता है। विश्लेषण करने के बाद में क्या करता है, गुणों की तुलना करता है कि जो ये पेन है, इस पेन के द्वारा किस पर, कॉपी पर आसानी के साथ में लिखा जा सकता है। मार्कर के द्वारा श्याम पट्ट पर लिखा जाता है। किस पर लिखा जाता है, श्याम पट्ट पर लिखा जाता है। इरेजर के द्वारा जो भी लिखी हुई विषय वस्तु होती है उसको वापस मिटाया जाता है। और जो कुत्ते का खिलौना होता है ये बालकों के खेलने के काम आता है। क्या करता है, ये बालकों के खेलने के काम आता है। तो गुणों की आपस में क्या करता है, जो अनेक विषय वस्तु है, इन अनेक विषय वस्तु के गुणों की आपस में तुलना करता है, और तुलना करने के बाद में इन गुणों के आधार पर बालक संप्रत्यय का निर्माण करने लग जाता है। अर्थात अब बालक के सामने कोई विषय वस्तु इस प्रकार के रखी जाती है तो बालक जानने लग जाता है, बालक पहचानने लग जाता है, और बालक समझने लग जाता है कि ये पेन है इससे कॉपी पर लिखा जाता है, ये जो मार्कर है इससे श्याम पट्ट पर लिखा जाता है, जो इरेजर है उसमें लिखी हुई विषय वस्तु को मिटाया जाता है, और जो कुत्ते का खिलौना है इससे बच्चों के खेलने के काम आता है। तो सबसे पहले बालक के सामने क्या होने चाहिए, अनेक प्रकार की विषय वस्तु जब बालक के सामने प्रस्तुत करती है तो संप्रत्यय निर्माण के लिए बालक सबसे पहले उनका प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर आपस में विश्लेषण करता है, और विश्लेषण करने के बाद में इन अनेक विषय वस्तुओं की तुलना करता है, और तुलना करने के बाद में अंत में क्या करने लग जाता है, वो संप्रत्यय का निर्माण करने लग जाता है। तो संप्रत्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, समझना और पहचानना। अर्थात जब बालक थोड़ा बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद में किसी पक्षियों के झुंड के पास में जाता है और जाकर ताली बजाता है, ताली बजाते ही सारे पक्षी उड़ जाते हैं, तब बालक समझने लगता है, जानने लगता है और पहचानने लगता है कि पक्षी उड़ते भी है, भाई चलने के साथ साथ में पक्षी उड़ते भी है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जब बालक प्रत्यक्षात्मक सीख लेते हैं, किसी भी विषय वस्तु का प्रारंभिक अनुभव एवं ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के बाद में कल्पना करके, चिंतन मनन करके, तर्क वितर्क करके, संश्लेषण विश्लेषण व्याख्या अंतर समानता करके उस विषय वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो उसे संप्रत्यात्मक सीखना कहते हैं। और संप्रत्यात्मक सीखने के लिए बालक को निम्नलिखित अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है कि सबसे पहले अनेक प्रकार की विषय वस्तु बालक के सामने रखी जाती है। बालक सर्वप्रथम प्रत्यक्षीकरण करता है, गुणों का विश्लेषण करता है, गुणों की आपस में तुलना करता है, और गुणों के आधार पर अंत में जाकर संप्रत्यय का निर्माण करने लग जाता है। तो संप्रत्यात्मक सीखने के अंतर्गत बालक क्या करता है, किसी भी विषय वस्तु के बारे में कल्पना करता है, चिंतन मनन करता है, तर्क वितर्क करके समानता विश्लेषण संश्लेषण सारी स्थितियों को प्राप्त करता है, और प्राप्त करके ज्ञान की प्राप्ति करता है। यहाँ पर भी एक और प्रश्न बनता है कि संप्रत्यात्मक सीखने के लिए किशोरावस्था में, कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में, किशोरावस्था में बालक सर्वाधिक संप्रत्यय के माध्यम से ही सीखता है। क्यों? क्योंकि किशोरावस्था में आने के बाद में बालक में अमूर्त बुद्धि का, कौन सी बुद्धि का, अमूर्त बुद्धि का विकास हो जाता है, और भाषा बहुआयामी हो जाती है, भाषा बहुआयामी हो जाती है, और समस्या का समाधान करने लग जाता है बालक। क्या करने लग जाता है? समस्या का समाधान करने लग जाता है। तो बालक के सामने कोई भी विषय वस्तु नहीं होती है, विषय वस्तु नहीं होने के बावजूद भी उस बालक को केवल संकेत ही दे दिया जाए, उस विषय वस्तु के बारे में क्या दे देते हैं, संकेत दे दिया जाए। जैसे एक कक्षा कक्ष की बात करें, कक्षा कक्ष में कोई हिंदी विषय, और हिंदी विषय में जो निबंध है, निबंध में से एक बालक को स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध लिखवा दिया जाता है कि यही आएगा, लेकिन एग्जाम में स्वच्छ भारत अभियान का निबंध नहीं आता है, और निबंध किस पर लिखने पड़ता है, निबंध आतंकवाद पर लिखना पड़ता है। ठीक है, जब बालक को आतंकवाद पर निबंध लिखना पड़ता है, तो अब यहाँ पर आने के बाद में किशोरावस्था में बालक की अमूर्त बुद्धि यानी विषय वस्तु सामने नहीं होती है, तो उस विषय वस्तु के प्रति भी बुद्धि का विकास हो जाता है। ठीक है, समस्या का समाधान स्वयं करने लग जाता है। अब यहाँ पर बालक को क्या मिला कि केवल और केवल आतंकवाद के संबंध में संकेत ही मिला,
बालक कल्पना करके, चिंतन मनन करके, तर्क वितर्क करके ऐसा कह सकते हैं कि ये निबंध 6 अंक का आता है और बालक को 6 पृष्ठ भरने हैं। तो मेरा ये मानना है कि बालक कल्पना करके उस विषय वस्तु का संकेत मिलने के बाद में पूरा एकदम से हल करेगा, समस्या का समाधान करेगा। तो किशोरावस्था के अंतर्गत संप्रत्यात्मक सीखना सर्वाधिक होता है कि बालक चिंतन मनन करके, तर्क वितर्क करके समस्या का समाधान कौन सी अवस्था में करता है? किशोरावस्था में। तीसरा है साचार्यात्मक सीखना। ठीक है, साचार्य का अर्थ होता है संबंध स्थापित करना। साचार्य का अर्थ क्या होता है? संबंध स्थापित करना। ठीक है, संबंध किसके साथ में स्थापित करेगा? सबसे पहले बालक ने प्रत्यक्षात्मक सीखा और प्रत्यक्षात्मक सीखने के बाद में संप्रत्यात्मक सीखा। ठीक है, पहले वाले का संबंध किससे? दूसरे के साथ में। तो इन दोनों का संबंध किसके साथ में हो गया? तीसरे के साथ में हो गया। ठीक है, जब बालक पूर्व ज्ञान एवं अनुभव, जब बालक पूर्व ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर किसी नवीन विषय वस्तु को, किसको? किसी नवीन विषय वस्तु को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे साचार्यात्मक सीखना कहते हैं। कि साचार्यात्मक सीखने के अंतर्गत बालक क्या करता है कि जो प्रत्यक्षात्मक सीखा, विषय वस्तु को देखकर और सुनकर सबसे पहले सीखा, उसके बाद में बालक ने क्या किया? कल्पना करके, चिंतन मनन करके, तर्क वितर्क करके भी ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो ये बालक का कैसा ज्ञान हो गया? पूर्व ज्ञान हो गया, या फिर ये बालक का पूर्व अनुभव हो गया। बालक पूर्व अनुभव के माध्यम से उस नवीन विषय वस्तु को सीखता है। तब क्या करता है? इस नवीन विषय वस्तु को सीखने के लिए इस नवीन विषय वस्तु के साथ अपना जो पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान का संबंध स्थापित करता है, अर्थात साचर्य स्थापित करता है। कि साचर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संबंध स्थापित करना। जब बालक किसी नवीन विषय वस्तु को सीखता है तब पूर्व ज्ञान एवं पूर्व अनुभव का उस विषय वस्तु के साथ में संबंध स्थापित करके सीखता है, तो उसे क्या कहते हैं? साचर्यात्मक सीखना कहते हैं। कि जैसे एक बालक रोज मंदिर जाता है और रोज मंदिर जाकर वो क्या करता है? अपना सिर झुकाता है उस मंदिर के सामने। ठीक है, कि एक बालक मंदिर के सामने जाता है और रोज मंदिर जाकर मंदिर के सामने सिर झुकाता है। अब वो बालक किसी दूसरे स्थान पर जाएगा और दूसरे स्थान पर जाता है और उस समय वहां पर उस बालक के सामने मंदिर आता है, तो उस बालक का सिर अपने आप झुक जाता है। उस बालक का सिर है वो अपने आप झुक जाता है। क्यों? क्योंकि उस मंदिर के साथ में बालक का क्या हो गया है? संबंध स्थापित हो गया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बालक पूर्व ज्ञान एवं पूर्व अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद में जब नवीन विषय वस्तु को सीखता है और इस नवीन विषय वस्तु को सीखने के लिए पूर्व ज्ञान का संबंध स्थापित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? साचार्यात्मक सीखना कहते हैं। एक बार फिर से बात करते हैं कि अधिगम के 3 पक्ष क्षेत्र माने जाते हैं, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक क्षेत्र। ज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध बालक के बौद्धिक विकास और ज्ञान प्राप्त करने के समस्त क्रियाओं पर है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस बालक की बुद्धि लब्धि जितनी अधिक होती है वो उतना ही अधिक ज्ञान की प्राप्ति करता है, और जिस बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है वो कम ज्ञान की प्राप्ति करता है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए बालक अनेक सारे जो तरीके होते हैं उनको अपनाता है। कि देख कर भी सीखता है, सुनकर भी सीखता है, कल्पना करके, तर्क वितर्क करके भी समस्या का समाधान करता है। ज्ञानात्मक सीखने को 3 भागों में विभाजित किया कि बालक ज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत 3 तरह से ज्ञान की प्राप्ति करता है। सबसे पहले प्रत्यक्षात्मक सीखना, परसेप्चुअल लर्निंग। परसेप्चुअल लर्निंग के अंतर्गत बालक देखकर या सुनकर किसी भी विषय वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति करता है। और प्रत्यक्षात्मक सीखने के लिए सबसे पहले उद्दीपक का उपस्थित होना आवश्यक है, और फिर उद्दीपक उपस्थित होता है तो उद्दीपक क्या करता है? ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है। ज्ञानेंद्रियां उस उद्दीपक को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, मस्तिष्क में उस उद्दीपक के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है, और अंत में जाकर बालक प्रत्यक्षीकरण करता है। ऐसा कह सकते हैं कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था के अंतर्गत बालक सर्वाधिक इसी आधार पर सीखता है। संपर्क का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, पहचानना और समझना। कि जब बालक थोड़ा सा बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद में किसी पक्षियों के झुंड में जाता है और वहां पर जाकर यदि वो ताली बजाता है और ताली बजाते सारे पक्षी उड़ने लग जाते हैं, तब बालक समझने लग जाता है, जानने लग जाता है, पहचानने लग जाता है कि पक्षी क्या करते हैं? उड़ते भी हैं। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जब बालक प्रारंभिक अनुभव यानी प्रत्यक्षात्मक सीखना देखकर सुनकर प्राप्त कर लेते हैं ज्ञान की प्राप्ति,
जब बालक प्रारंभिक अनुभव और सामान्य ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, उसके बाद में कल्पना करके, चिंतन मनन करके, तर्क वितर्क, संश्लेषण विश्लेषण, समानता अंतर करके समस्या का समाधान करने लग जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? संप्रत्यात्मक सीखना कहते हैं। और किशोरावस्था के अंतर्गत सर्वाधिक इसी आधार पर सीखा जाता है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक की अमूर्त बुद्धि होती है, उसका विकास हो जाता है, और साथ ही बालक की जो भाषा होती है वो बहुआयामी हो जाती है, और समस्या का समाधान बालक स्वयं करने लग जाता है। साचार्यात्मक सीखना, साचार्य का शाब्दिक अर्थ होता है संबंध स्थापित करना, अर्थात बालक किसी नवीन विषय वस्तु को सीखता है और नवीन विषय वस्तु को पूर्व ज्ञान के साथ में, अनुभव के साथ में संबंध स्थापित करके सीखता है, तो उसे क्या कहते हैं? साचार्यात्मक सीखना कहते हैं। अर्थात एक बालक जब किसी मंदिर के पास से गुजरता है या फिर किसी मंदिर के पास में जाता है, जाकर वहां पर रोज सिर झुकाता है, कि एक बालक मंदिर जाता है और मंदिर के सामने सिर झुकाता है, वो बालक किसी अन्य स्थान पर भी चला जाएगा और वहां पर जाकर उसके सामने कोई मंदिर आता है, तब उस बालक का सिर अपने आप झुक जाता है। क्यों? क्योंकि उस मंदिर के साथ में बालक का क्या हो गया था? संबंध स्थापित हो गया था। ठीक है, तो इस आधार पर बालक साचार्य स्थापित करके भी सीखते हैं। और ज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत 3 प्रकार से प्रत्यक्षात्मक, संप्रत्यात्मक और साचार्यात्मक आधार पर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अब देखो दूसरा भावात्मक अधिगम यानी अफेक्टिव लर्निंग। इस भावात्मक अधिगम के संबंध में हम चर्चा करने से पहले इस क्रियात्मक अधिगम के बारे में थोड़ा सा जान लें कि ज्ञानात्मक जो अधिगम है, ज्ञानात्मक अधिगम का संबंध तो बालक के बौद्धिक विकास से, बल्कि जो क्रियात्मक अधिगम है, इस क्रियात्मक जो अधिगम का संबंध है, क्रियात्मक अधिगम का संबंध है, ये बालक के कौशल विकास से है। किससे? ये बालक के कौशल विकास से। ठीक है, ये किससे? कौशल विकास से है। क्रियात्मक जो अधिगम है, इस क्रियात्मक अधिगम का संबंध किससे? बालक के कौशल विकास से। अर्थात क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत, क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत बालक किसी भी जो विषय वस्तु होती है, बालक के सामने कोई विषय वस्तु या फिर जो अधिगम सामग्री है उपस्थित की जाती है, बालक स्वयं क्या करता है? स्वयं क्रिया करता है और स्वयं क्रिया करके उस विषय वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति करता है। यदि स्वयं क्रिया करके उस विषय वस्तु को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। ये क्रियात्मक अधिगम का संबंध किससे होता है? बालक के कौशल विकास से होता है। और कौशलों का जो विकास होता है बालक क्या करता है? स्वयं में करता है। तो बालक किसी भी विषय वस्तु या फिर जो अधिगम सामग्री होती है, क्या होती है? अधिगम सामग्री, अधिगम सामग्री, विषय वस्तु या फिर अधिगम सामग्री का स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करता है, स्वयं ही क्रिया करता है और उस विषय वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति करता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। जैसे मानचित्र बनाना, मानचित्र बनाना, चार्ट बनाना, मानचित्र बनाना, चार्ट बनाना, नृत्य एवं संगीत सीखना, नृत्य एवं संगीत सीखना, इसके अलावा तैरना, ठीक है, तैरना, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि साइकिल चलाना, साइकिल चलाना, या फिर टेबल बनाना, क्या बनाना? टेबल बनाना। इन प्रकार की जो गतिविधियां होती है, जैसे मानचित्र बनाना है, अध्यापक एक बार क्या करता है? उस विषय वस्तु के बारे में, कौशल के बारे में, मानचित्र का जो कौशल है, इस कौशल के बारे में बालक को बता देता है। ठीक है, फिर बालक स्वयं ही क्रिया करता है और स्वयं क्रिया करके मानचित्र को भरना आसानी के साथ में सीख जाता है, मानचित्र बनाना भी आसानी के साथ में सीख जाता है। तो जब बालक के सामने कोई अधिगम सामग्री रखी जाती है और बालक स्वयं क्रिया करके ज्ञान की प्राप्ति करता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक सीखना कहते हैं। मानचित्र बनाना, चार्ट बनाना, नृत्य एवं संगीत सीखना, साथ में तैरना सीखना, साइकिल चलाना और टेबल बनाना, यदि सभी प्रकार की ये जो गतिविधियां सीखनी होती है तब बालक को क्रिया स्वयं को करनी पड़ेगी और स्वयं क्रिया करके सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। ठीक है, अब देखो भावात्मक अधिगम आसानी के साथ में समझ में आएगा कि भावात्मक जो अधिगम है, अफेक्टिव लर्निंग,
इस भावात्मक अधिगम का संबंध, भावात्मक अधिगम का संबंध न तो ज्ञान प्राप्ति से है, यानी ज्ञानात्मक अधिगम से ही नहीं है, न तो ज्ञान प्राप्ति से है और न ही बालक के कौशल विकास से है, नहीं बालक के कौशल विकास से, नहीं बालक के कौशल विकास है। ऐसा कह सकते हैं कि भावात्मक अधिगम का संबंध ज्ञानात्मक अधिगम से भी नहीं है और क्रियात्मक अधिगम से भी नहीं है। भावात्मक अधिगम का संबंध ज्ञान प्राप्ति से भी नहीं है और बालक के कौशल विकास से भी नहीं है। इस भावात्मक अधिगम का जो संबंध है ये बालक की कोमल भावनाओं से होता है। किससे होता है? ये बालक की कोमल भावनाओं से होता है। ठीक है, कोमल भावनाओं से होता है। अब हमें ये जानना है कि ये भावना क्या होती है, कि एक होती है भावना और दूसरा होता है विचार। एक होती है भावना और एक होता है विचार। हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई अवस्था उठी है या फिर कोई अन्य प्रकार की क्रिया प्रयुक्त हुई है, जैसे हमारे मन में एक इस प्रकार का विचार सा आया है, इस प्रकार की एक भावना जागृत हुई है कि मुझे रिट की तैयारी करने के लिए, मुझे रिट की तैयारी करने के लिए किसी ने किसी कोचिंग की जो ऑनलाइन क्लास है वो मेरे को लेनी है। तो इस प्रकार का जो भाव है, वो भाव आपके, इस प्रकार की जो अवस्था है वो आपके मन में आई है, तब वो क्या कहलाती है? भावना कहलाती है। और जो विचार आया है उस विचार को आपने शब्दों के माध्यम से, उस अवस्था को आपने शब्दों के माध्यम से, किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के सामने क्या कर दिया? प्रस्तुत कर दिया। तब वो क्या कहलाता है? विचार कहलाता है। कि एक व्यक्ति के मन में इस प्रकार की कोई अवस्था गुजरती है, कोई अवस्था आती है और वो अवस्था जब तक उस व्यक्ति के मन में रहती है तब तक तो वो भावना कहलाती है और शब्दों के माध्यम से वो किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर दी जाती है, तब वो क्या कहलाता है? विचार कहलाता है। तो भावात्मक अधिगम का संबंध न तो ज्ञान प्राप्ति से अर्थात ज्ञानात्मक अधिगम से भी नहीं है और न कौशल विकास से अर्थात क्रियात्मक अधिगम से भी नहीं है। भावात्मक अधिगम का संबंध बालक की कोमल भावनाओं से, अर्थात बालक किसी प्राकृतिक दृश्य को, किसको? प्राकृतिक दृश्य को या फिर किसी लुभावने रंग को, किसी लुभावने रंग को, प्राकृतिक दृश्य और लुभावने रंग को देखता है और देखकर वो आनंद की प्राप्ति करता है। क्या करता है? आनंद की प्राप्ति करता है। तो वहां पर उसका संबंध बालक की कोमल भावनाओं से होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो पहले एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया है कि सिग्नल को रेड सिग्नल को देखकर, रेड सिग्नल को देखकर व्यक्ति द्वारा रुक जाना, रेड सिग्नल को देखकर व्यक्ति द्वारा रुक जाना। कि कोई भी व्यक्ति है वो बाइक या फिर किसी गाड़ी से कहीं पर जा रहा है और सामने रेड रंग का जो सिग्नल आता है वहां पर उस बालक को या उस व्यक्ति को किसी ने बताया नहीं है, उसको देखता है और देखकर अपने आप रुक जाता है, अपने आप रुक जाता है। तो यहाँ पर जो रुकने की अवस्था में किसने कार्य किया? उस बालक की भावना ने कार्य किया। अर्थात जितने भी संवेग होते हैं, जितने भी संवेग होते हैं, इन सारे संवेगों का संबंध किससे होता है? इन सारे संबंधों का जो संबंध है वो एक व्यक्ति की भावनाओं से होता है। जैसे भय, प्रेम, क्रोध, घृणा, भूख, प्यास, नींद या फिर कामुकता है।
ये सारे के सारे क्या होते हैं, संवेग होते हैं। और ये सारे की जो अवस्थाएं होती है, संवेग के अंतर्गत जो अवस्थाएं होती है, ये एक बालक के आंतरिक मन में उत्पन्न होती है और आंतरिक मन के अंदर ही दबी हुई रह जाती है, बाहर किसी के सामने प्रकट नहीं होती है। तो जितने भी संवेग है, सारे संवेगों का जो संबंध होता है वो किससे होता है, एक व्यक्ति की कोमल भावनाओं से होता है। कि एक व्यक्ति कहीं पर भी जाता है, सामने शेर आ जाता है, व्यक्ति उस शेर को देखकर अपने आप ही भाग जाता है। क्यों? क्योंकि शेर से उसको क्या लगा, भय लगा है, और भय आंतरिक मन की क्या है, भावना है। किसी व्यक्ति या किसी विषय वस्तु के प्रति यदि अत्यधिक स्नेह का भाव प्रकट करता है तो भी वो भावना है। क्रोध है, घृणा, भूख, प्यास, नींद, काम, ये सभी प्रकार की स्थितियां क्या मानी जाती है, संवेग मानी जाती है। और जितने भी संवेग होते हैं उन संवेगों का संबंध किससे होता है, एक व्यक्ति की भावनाओं से होता है। तो भावात्मक अधिगम का संबंध किससे होता है, न तो ज्ञान प्राप्ति से होता है और न ही कौशल विकास से होता है। इसका संबंध बालक की कोमल भावनाओं से होता है। अर्थात बालक अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और भावनाओं को व्यक्त करके भी सीख जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, भावात्मक सीखना कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो अधिगम के प्रकार है, पक्ष है और क्षेत्र है, वो मुख्य रूप से 3 क्षेत्र माने गए हैं, जिसमें एक ज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा भावात्मक अधिगम और तीसरा कौन सा है, क्रियात्मक अधिगम। धन्यवाद।